अब सेल का एक दूसरा पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? मैं सिंपल लेक्लांची सेल यूज करूं, लेक्लांची सेल ही होता है जो आप ट्रिपल ए और डबल ए वाला यूज करते हैं। तो लेक्लांची सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा है? लेक्लांची सेल का कंस्ट्रक्शन है कि इसमें एक जिंक की प्लेट है। ये प्लेट कौन सी है? ये आपकी प्लेट है Zn। और एक इसमें कॉपर होती है, कॉपर तो महंगा पड़ता है, कॉपर की जगह यूज कर लेते हैं कार्बन। कार्बन की रॉड आपने डाल ली, ये क्या है? ये कार्बन है। और बीच में आपके भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। बीच में आपके इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, पूरे इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई है ये क्या है? NH4Cl। अब आपने सर्किट को कंप्लीट किया, आपने बाहर से जोड़ दिया, तो कार्बन की रॉड पॉजिटिव बन रही है, ये निगेटिव बनती है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो गया पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस जिंक और कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ही है। लेकिन यहाँ इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स में तो आपके पास क्या है? NH4 पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड निगेटिव आयन है। ये क्लोराइड निगेटिव आयन ये चलते हैं और ये निगेटिव की तरफ चलेगा, तभी तो निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव की तरफ चल जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। देखने में उल्टा लग रहा है कि मैंने उल्टा कह दिया कि Cl चल रहा है निगेटिव की तरफ। ये केमिस्ट्री नहीं है आपके सिलेबस में। तो ये जब आयन चलते हैं यहाँ, आयन एक दूसरे से भी टकराते हैं, और पानी के अंदर घुले हुए हैं ये सारे, तो वाटर मॉलिक्यूल से भी टकराते हैं। इनके टकराने से एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। ऑब्स्ट्रक्शन क्या? एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। और फिर इस जिंक के अंदर और इस कार्बन रॉड के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, करंट चल रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है तो आपस में भी टकराते हैं, कार्बन के एटम से टकराएंगे, जिंक के एटम से टकराएंगे, तो दो, कुल मिलाकर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। बस ये ऑब्स्ट्रक्शन ही सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए कि सेल ही है जो सर्किट में करंट को मेंटेन करता है। सेल ही है जो सर्किट में करंट को मेंटेन करता है। और खुद सेल ही सर करंट के मोशन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। जितना ऑब्स्ट्रक्शन खुद सेल ने क्रिएट किया करंट चलने में, बस ये ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज ए ड्रॉबैक ऑफ सेल। इट इज ए ड्रॉबैक ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल, उस एनर्जी का कुछ पार्ट खुद सेल को अपने अंदर से चार्ज चलाने में खर्च करना पड़ जाता है। तो एक्सटर्नल सर्किट में अवेलेबल एनर्जी हमें कम पड़ जाती है। 1 कूलम चार्ज को इसने फ्लो कराने के लिए सपोज 3 जूल ऑफ एनर्जी खर्च करी। लेकिन जैसे अभी हम लिथियम आयन कहें तो 3.7 वोल्ट है इसका EMF। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज यहाँ से चला, एक्सटर्नल सर्किट में गया, फिर सेल के अंदर से आया, फिर यहाँ तक आया, तो इसके लिए कितना वर्क करा, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी सेल ने? 3.7 जूल। लेकिन उस 3.7 जूल का कुछ पार्ट खुद सेल के अंदर अपने अंदर ही करंट चलाने में खर्च हो गया। तो क्या हमें एक्सटर्नल सर्किट में पूरी 3.7 जूल नहीं मिलेगी? 3.7 जूल से कुछ कम मिलेगी। कितनी कम मिलेगी डिपेंड करता है कि सेल के अंदर कितना खर्च हो गया। इसलिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का एक ड्रॉबैक है, जो सेल से मिलने वाली एनर्जी को अननेसेसरीली हीट में कन्वर्ट कर देता है खुद सेल के अंदर। सेल इससे हीट भी हो जाता है। आप मोबाइल पर 1 घंटे तक बातें करते रहो, आपका मोबाइल गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की मेनली उसके अंदर की बैटरी गर्म हो गई। जब सेल, जब बैटरी से करंट प्रोवाइड कर रही है, ढेर सारा तकड़ा करंट चल रहा है, तो उस करंट को चलने में अपोजिशन क्रिएट हो रहा है खुद सेल के अंदर। और वो अपोजिशन
एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता रहता है। तो ये एक ड्रॉबैक है सेल का, कम से कम होना चाहिए ये कम से कम होना चाहिए। बढ़िया सेल वो है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होगा। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और कैसे हम इसे रिड्यूस करते हैं? ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज एंड ऑल्सो ऑन टेम्परेचर। शेप पर कैसे डिपेंड करता है? शेप पर कैसे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस? लार्जर द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स in contact with electrolyte, smaller is internal resistance। जितने बड़े साइज होगा इलेक्ट्रोड्स का, उतना ही कम इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप वर्ड सुनते हैं बैटरी खरीदते टाइम, आपके पापा मिस्त्री से पूछते हैं, बैटरी वाले भैया से पूछते हैं, भैया कितने प्लेट की बैटरी है? वो कहता है जी 25 प्लेट की बैटरी है। 25 प्लेट की बैटरी है। तो 25 प्लेट की बैटरी का मतलब क्या है? उसने बहुत बड़ा एरिया दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोड्स का, जो इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में है। अभी बताऊंगा क्या है इसका मतलब। तो जितना बड़ा एरिया होगा इलेक्ट्रोड्स का एरिया, लार्जर द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में जो, उससे उससे मतलब है हमें सिर्फ, बाकी इलेक्ट्रोड का कुछ एरिया अगर बाहर भी निकलता है तो उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्मॉलर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। दूसरा, स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, स्मॉलर इज द रेजिस्टेंस। अगर आपने इलेक्ट्रोड्स बहुत दूर दूर कर लिए ये, तो आयंस को बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाने के लिए। तो ज्यादा टक्कर होगी, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। और अगर ये इलेक्ट्रोड्स पास पास हैं बिल्कुल, तो फिर क्या होगा? आयंस को कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा, कम टक्कर होने के चांस है, ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगा। तो स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, स्मॉलर इज द रेजिस्टेंस। और इसके साथ साथ क्या है? ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी तो हम वर्ड यूज नहीं करते, केमिस्ट्री में हम उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्मॉलर द concentration, smaller the concentration, smaller is the resistance। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब आयंस, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, तो ज्यादा ही टकराएंगे आपस में, तो कंसंट्रेशन कम रखा जाता है, डाइल्यूट यूज किया जाता है। जो आपकी लेड एसिड बैटरी है उसमें डाइल्यूट टेस्टोसोफोर यूज किया जाता है, कंसंट्रेटेड टेस्टोसोफोर यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? H2SO4। H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और NH4Cl, ये भी हाँ हालांकि इलेक्ट्रोलाइट ही है, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका आयनाइजेशन कम होता है, इसका आयनाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, स्मॉल आर की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। कब? अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए जो लेड एसिड बैटरी है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू लैक्लांची सेल या दूसरे सेल जितने भी होते हैं, क्योंकि वहाँ एस्ट्रोसोफोर यूज किया गया। एक डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड करता है टेम्परेचर पर।
टेम्परेचर पर। सर हाँ, सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने से ही स्मॉलर रेजिस्टेंस क्यों हो रहा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन इजीली हो जाएगा, और NH4Cl का आयनाइजेशन थोड़ा मुश्किल से होता है, कम आयनाइजेशन होता है इसका। तो कुछ एनर्जी आयनाइजेशन में खर्च हो जाएगी, हालांकि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ यही इतनी बात समझ लो कि कुछ, जब NH4Cl का आयनाइजेशन कम है तो कम आयंस आपको मिलेंगे, कम ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। और जब H2SO4 है तो यहाँ ढेर सारा आयनाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन है, आपको बहुत सारे आयंस मिल जाएंगे, डाइल्यूट कंडीशन में भी बहुत सारे आयन मिल जाएंगे। जितना डाइल्यूशन आप HCl का रखें उतना ही डाइल्यूशन आप रखें H2SO4 का। लेकिन यहाँ क्लोराइड आयन और अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, उतने ही केमिकल कंसंट्रेशन डाइल्यूशन पर, उतने ही डाइल्यूशन पर H2SO4 में हाइड्रोजन आयन और SO4 आयन की आपको नंबर पर यूनिट वॉल्यूम बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर यूज कर रहे हैं तो फिर उसमें स्मॉलर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हायर टेम्परेचर पर आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, पहले भी हमने एक बार डिस्कस करी है कि हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। किसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का। नहीं सॉरी, मैं यहाँ उल्टा बोल गया, मैं उल्टा बोल गया। टेम्परेचर स्मॉलर होगा, स्मॉलर द टेम्परेचर लार्जर इज द रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज होता है। याद आया आपको? पीछे हमने डिस्कस की थी ये बात, काफी लंबी डिस्कस। यस सर, मेटल्स का ही होता है सर मैं इनके। केवल मेटल्स हैं, केवल मेटल्स हैं जिनका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है, बाकी सबका घट जाता है रेजिस्टेंस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालते हैं आप पे। ठीक है, तो जब लो रेजिस्टेंस रखा जाता है, जब आप कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस आपको अगर बहुत लो रखना है, लार्ज करंट जहाँ चाहिए वहाँ आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम रखना पड़ेगा, जहाँ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए। तो वो जो 25 प्लेट एक्चुअली कहते हैं, 25 प्लेट कैसे क्या कहा जाता है, तो वहाँ जो बन रहा है, वहाँ जो सेल बनाया जाता है, एक सेल, उसमें एक प्लेट ये लगाई, जिसे ठंडी प्लेट कहते हैं वो लोग, ये लेड की प्लेट होती है, और दूसरी लगा दी गर्म प्लेट, लेड ऑक्साइड, फिर एक ठंडी प्लेट, और ये ऑल्टरनेटली लगाते चले जाते हैं ऐसे। तो कुल मिलाकर देखना यहाँ कितनी प्लेट्स लगी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेट है। अब करते क्या है कि इन सारी प्लेट्स को तो एक साथ जोड़ दिया, कौन सी वाली को, और दूसरे साइड में इन सारी प्लेट्स को एक साथ यहाँ जोड़ दिया। ये तो प्लेट है, और फिर थिक थिक मेटल वायर से इन्हें सबको आपस में कनेक्ट कर दिया गया। तो इफेक्टिवली अगर आप देखें, अगर आप ये कह के चले, अगर इस एक प्लेट का एरिया मैं कह रहा हूँ 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 4 5 प्लेट लगी हुई है, तो इफेक्टिवली ये कितनी कितनी बड़ी प्लेट की तरह काम करेगी? ये 125 स्क्वायर सेंटीमीटर की एक प्लेट की तरह काम करेगी। दूसरे क्या हुआ, इस तरह मल्टीपल प्लेट्स लगाने से इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। तो अब ये जब H2SO4 में डूबी हुई होती हैं तो आयंस को बहुत छोटा सा डिस्टेंस चलना पड़ता है, उससे भी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। समझ आई बात? तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम रखने की कोशिश की जाती है हमेशा हर एक सेल में। जितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही बढ़िया वो सेल माना जाएगा।